इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में, जहां हम लेकर हाजिर हैं एक और नया विषय नए दिन के साथ। आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ कोमल भारती और आप ही के घनिष्ठ हैं, मैं निरंकार दत्त वशिष्ठ। आज के कार्यक्रम में हम आपको खास जानकारी दिलवाएंगे। हमारे साथ विशेषज्ञ भी आ चुकी हैं, डॉक्टर अनंता वशिष्ठ जी। और कोमल, हम जानते हैं कि जैसे कि मौसम में बदलाव आ रहा है, बार बार कभी बारिश होती है, कभी धूप निकल जाती है, और ये जो जुलाई का महीना है, इसमें खास तौर पर पूरे भारत में इस समय मानसून सक्रिय है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून है। बिल्कुल। और जो ये किस तरह से इसी समय सक्रिय रहता है, क्या इसके पीछे क्या साइंस है, इन सभी बातों की जानकारी आज हम लेंगे। जैसा कि मैंने बताया, डॉक्टर अनंता वशिष्ठ हमारे स्टूडियो में है, जो कृषि भौतिकी संभाग में प्रधान वैज्ञानिक हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। बिल्कुल। और ये जो मौसम जो है, मानसून कहें या जलवायु परिवर्तन कहें, इन सब का सीधा असर पड़ता है हमारी कृषि अर्थव्यवस्था पर। और अगर कृषि पर फर्क पड़ता है तो यानी जो हमारा देश कृषि पर सीधे तौर पर निर्भर करता है, तो हर एक व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है। तो आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। निरंकार, आपने बताया है कि डॉक्टर अनंता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो मैम स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। और कोमल, जो हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, उन्हें भी हम फोन नंबर बता देते हैं। बिल्कुल। इस विषय से जुड़े हुए अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप डॉक्टर साहिबा से यहाँ पर आप अपने सवाल कर सकते हैं और जवाब ले सकते हैं। हमारे आज के लिए स्टूडियो टेलीफोन लाइंस जो आप सभी के लिए खुल चुकी है, वो है 23421081 और 23421083। इन नंबर्स पर कॉल करने से पहले आप दिल्ली का STD कोड 011 लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर वशिष्ठ, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि आजकल हम कहते हैं कि दक्षिण पश्चिमी मानसून सक्रिय हो गया है, और ये पूरे भारत में इस समय सक्रिय है। वैसे तो कई बार कुछ अलग अलग राज्यों में अलग अलग मौसम में भी होती है, लेकिन इस समय हम कहते हैं कि मानसून का सीजन चल रहा है। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, इसके आने के क्या कारण है, क्या क्या ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि इसी समय क्यों आता है? जी, सबसे पहले तो मैं सभी किसान भाई बहनों और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और जैसे कि आपने पूछा ही है कि अभी ये दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है और इसी समय क्यों आता है। सबसे पहले तो मैं कहूंगा ये दक्षिण पश्चिम मानसून, इसका नाम क्यों है। एक मानसून जो है, ये एक मानसूनी हवा होती है जो कि दक्षिण पश्चिम की दिशा से भारत में प्रवेश करती है, इसीलिए इसको हम दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। और ये क्यों आती है, जैसे कि हम देखते हैं कि अप्रैल महीने में हमारा जो भारत का ऊपर का जो क्षेत्र है, जो लैंड एरिया है, भूमि वाला एरिया है, वो ज्यादा गर्म हो जाता है, उसमें काफी गर्मी पड़ती है। और ज्यादा गर्मी पड़ने से, तापमान ज्यादा होने से जो वहाँ पे की हवा है वो ऊपर को उठती है। हवा ऊपर को उठती है तो वहाँ पे कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। तो हमारा जो लैंड एरिया है, भूमि वाला एरिया है, तो वहाँ पे आपका कम दबाव का क्षेत्र हो जाता है। और जो समुद्री वाला एरिया है, वहाँ पे जो हाई प्रेशर सिस्टम हम जो कहते हैं, उच्च दबाव का क्षेत्र बन जाता है। तो आपका जो ये प्रेशर डिफरेंस जो बन रहा है, दबाव का जो डिफरेंस है, उसकी वजह से जो है, जो समुद्री से जो हवाएं हैं वो हमारे भूमि जो लैंड की साइड है उधर को आती है। और चूंकि जो हवा है वो समुद्र की तरफ से आ रही है, तो उसमें मॉइस्चर काफी होता है, काफी जलवाष्प लेके वो चलती है। करीब 1 महीना पहले पश्चिमी घाट पे शायद ऐसा स्थिति बनी थी। हाँ जी। तो वो जब हमारे जो है भूमि पर आती है तो वो बारिश कर देती है। जैसे कि हम कहते हैं कि मानसून का आने का समय जो हमारे भारत में है वो 1 जून के आसपास हम कहते हैं, जो नॉर्मल डेट है। कई बार वो जल्दी आ जाता है, जैसे इस बार हमारा काफी जल्दी आ गया था, 25 मई के आसपास आ गया था। और कभी वही 1 हफ्ता हम कहते हैं आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो नॉर्मल डेट है भारत में आने की वो 1 जून है, और वो केरल तट पे आता है। और इसका जो मैं कहूंगी, इसकी 2 शाखाएं होती है। एक तो आती है आपकी अरब शाखा से, अरब सागर की शाखा, और दूसरी होती है बंगाल की खाड़ी। तो जो अरब सागर से जो 1 अप्रैल को कहते हैं, 1 जून को हम जो है तट पे टकराई है, वो वहां से आपका कोंकण गोवा होते हुए आपको 10 जून तक आपका मुंबई पहुंच जाती है। और जो बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा है वो आपका पूर्वोत्तर की तरफ चली जाती है। फिर ये पूर्वोत्तर से
फिर आपको जो मैदानी इलाके की साइड आती है पश्चिम को, पश्चिम मीन्स हमारा मैदानी गंगा का मैदानी इलाका है, उधर को डायरेक्शन इसका चेंज हो जाता है। और ये जो आपकी अरब सागर वाली दिशा है, शाखा है इसकी मानसून की, ये दोनों फिर गुजरात से होते हुए फिर ये भी आपका पूरब की दिशा को चले जाती है और मध्य भारत में ये दोनों मिल जाती है। उसके बाद ये दोनों मिलकर एक ही शाखा बन जाती है और अभी आप कहेंगे जुलाई जो प्रथम सप्ताह है इस तक ये पूरे भारतवर्ष में ये अपनी फैल जाती है। तो ये जो मानसून का जो समय है ये हम कहेंगे कि जून से लेकर सितंबर तक होता है और जैसे सितंबर अंत आना लगता है तो इसका विड्रॉ शुरू हो जाता है, राजस्थान से विड्रॉ शुरू हो जाता है और धीरे धीरे जो पूरे भारत से इसका समापन शुरू हो जाता है। तो इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? जी, जैसे कि आप अभी देख ही रहे हैं कि मानसूनी जो वर्षा है, अभी आप भी लोग भी देख रहे हैं कि सावन का महीना है और हम काफी सालों पहले हम देखते थे, आज से 15-20 साल पहले सावन के महीने में पूरे दिन रिमझिम 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 बारिश होती रहती थी, धीमी धीमी बारिश हम कहते भी थे, गाने भी थे रिमझिम रिमझिम बारिश वाले। तो लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि बारिश इस टाइप की नहीं मिल रही है। आपके एक तो काफी वर्षा की जो तीव्रता ज्यादा हो गई है, आपके वर्षा के दिन कम हो रहे हैं, आपके सूखा के पीरियड ज्यादा हो रहे हैं, तो इनको जो प्रभावित कर रहा है तो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है आपका जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है। उसकी वजह से जो हमारी मानसूनी वर्षा है ये भी काफी प्रभावित हो रही है। एक तो आपकी मानसून में अनिश्चितता आ रही है, आपका जो मानसून का समय है उसमें बदलाव आ रहा है, जैसे कभी जल्दी आ जाता है, कभी देर से आता है। अगर मानसून जल्दी या देर से आ रहा है उसके बाद भी जो वितरण है, जो मानसूनी वर्षा जो उसका वितरण होना है वो भी काफी प्रभावित हो रहा है। आपकी वर्षा की तीव्रता बहुत ज्यादा आ रही है। हम ये देखते हैं कि एकदम से बारिश हुई और सारा पानी बह जाता है, उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता। तो उससे जो हमारी जो कृषि है इस पे काफी असर पड़ता है। जैसे कि आपका देख ही रहे कि अभी जो हमारी जो मुख्य फसलें लगती हैं, जो हमारा खरीफ सीजन है तो उसमें जो मुख्य फसल होती है, हम धान की फसल लगती है, इसके अलावा हमारी दलहनी फसलें लगती है, तिलहनी फसलें हैं, सब्जी वर्गीय फसलें हैं। तो हमारा जो पहले से ये समय पीरियड रहता है कि भाई इस समय हम कौन कौन सी फसलें लगाएंगे। लेकिन उसमें कुछ फसलें जैसे हमें होती हैं जिनको पानी बहुत ज्यादा चाहिए होती है, उसमें धान हमारी मुख्य फसलें है। तो हमको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि मानसूनी वर्षा कैसी होने वाली है, हमारा जो क्षेत्र है या क्षेत्र या इलाका है उसमें मानसून की वर्षा कैसी होनी है, उसके हिसाब से हमको पहले तो अपना फसल का चयन करना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी हम कह रहे हैं ना प्रभावित हो रही है, जलवायु परिवर्तन की वजह से हमारी मानसूनी वर्षा भी प्रभावित हो रही है, उसकी वजह से काफी असर कृषि पे भी इसका असर पड़ रहा है। इसके अलावा हमारा जो भूमि जल की उपलब्धता है, जैसे कि अभी आपने कहा कि बारिश आ रही है वो फटाफट तीव्रता अधिक होने से सारा बह जाता है, रन ऑफ हो जाता है। तो भूजल जो होता है ना वो आपका उसका स्तर नहीं बढ़ रहा है उस हिसाब से। जो हमारे जलाशय हैं, अगर कहीं जगह हमारा है कि मानसूनी वर्षा से आपका सूखा पीरियड ज्यादा आ रहा है, तो जो हमारे जलाशय हैं जिनका उपयोग हम जो है सिंचाई में भी बाद में करते हैं या पानी के प्रयोग में करते हैं या आने वाले गर्मी के दिनों में हम उस पानी का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी हमारे पूरी तरफ से नहीं भर पा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन का जो हमारी मानसूनी वर्षा पे भी काफी इसका असर पड़ रहा है और विशेषकर जो हमारी मानसूनी वर्षा है वो हमारी कृषि पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि हमारा भारतवर्ष में अभी भी क्या है कि 50% से भी ज्यादा लोगों का जो जीविका का साधन है वो अभी वो कृषि ही है, वो कृषि पे ही निर्भर रहते हैं। तो अगर मानसूनी वर्षा हमारी अच्छी नहीं होती है या उसका वितरण अच्छा नहीं होता है तो उस पर हमारी कृषि पे पर उसका कहीं ना कहीं हम कहेंगे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए हमें जो कई इसके लिए प्रबंधन करने या उपाय करने हैं। इसके लिए सबसे मुख्य जो उपाय है हम ये कहेंगे कि मौसम आधारित हमको कृषि करनी है, मौसम के अनुसार कृषि करनी है। तो कॉलर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हैं, पहले उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बोल रहा हूँ गुरुग्राम से। जी उदयवीर जी, अपना प्रश्न कीजिए। मैं ये कहता हूँ ऐसा महसूस करते हैं हम कई सालों से, क्या है हवा में नमी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है जी। बारिश बेशक नहीं होती है, होती है 1-2 दिन, लेकिन नमी बनी रहती है, प्रवाह हवा ज्यादा लंबे चलती है, यानी कि आप समझ लो कि 2 महीने करीब प्रवाह चल रही है। पूरब की तरफ से जो हवाएं आती हैं वो बहुत ठंडी रहती हैं। जी जी, जैसे कि आपने कहा है उसी पे हमारी अभी चर्चा हो रही है। तो हमारी जो मानसूनी जो वर्षा हो रही है इस पे काफी असर पड़ रहा है, जो जलवायु परिवर्तन का असर पड़ रहा है। देखो नमी में तो हमारी आर्द्रता पूरी है ना, आर्द्रता है लेकिन बारिश नहीं हो रही है। अब कई बार आप देखते हैं कि बादल भी जो आसमान में है, बादल क्या होता है उसमें मॉइस्चर जो होता है, हमारा जो भाप है वो ऊपर जाके जो है कंडेंस हो जाता है और वो बादल में बदल जाता है, लेकिन वो अच्छे से आपका बरसता नहीं है।
उसमें हाइड्रोस्कोपी जो न्यूक्लियाई होती है वो प्रॉपर रूप से बन नहीं पाती है कि वो प्रॉपर रूप से आपकी बारिश हो जाए। तो वो आपका सारा जो मैं कहूँगी जलवायु, हाँ नहीं वो बन जाते हैं। और जब बारिश होती है तो इकट्ठा से ऐसी बारिश होती है कि आपका पानी जो वाटर लॉगिंग टाइप का बन जाता है कि जगह जगह आप देखते हैं कि बाढ़ जैसी समस्याएं आ जाती है, पानी इकट्ठा हो जाता है, तो ये सारी समस्याएं आ जाती है। तो इसका सबसे ज्यादा यही है कि आपको किसका जो है खेती में जो है कैसे कैसे इसका जो प्रबंधन करना है। तो इसका जैसे मैंने कहा कि सबसे आसान तरीका है कि आपको जो है मौसम आधारित कृषि पे ध्यान देना है। क्योंकि एक लाइन पे आ गए हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार। धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। अच्छा, जुड़ गए आप। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जलवायु परिवर्तन जो होता है आपके द्वारा काफी अनुसंधान होते हैं, तो कम पानी के लिए फसल और नॉर्मल पानी फसल और जो अधिक पानी वाली फसल जो होती है उसके लिए भी कुछ कार्य हो रहा है। और जैसे हाइड्रोपोनिक खेती के लिए आपने कुछ पहले कार्यक्रम हुआ था, तो हाइड्रोपोनिक खेती सिर्फ पानी से ही होती है, इसके ऊपर कितना अनुसंधान हो चुका, कितना कामयाब है, किसानों के लिए कितने फायदे? जी, जैसे कि आपने कहा कि अनुसंधान, जी हमारा जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के और भी आपके संस्थान है, तो वो इस दिशा में हमारा काफी रिसर्च हो रहा है। और प्रत्येक बता भी दो धर्मवीर जी को, हाइड्रोपोनिक एक तकनीक है, मानसून का उससे कोई इस तरह का संबंध नहीं है। कहीं भी किसी भी मौसम में आप हाइड्रोपोनिक करेंगे, मतलब है कि मिट्टी की बजाय पानी में फसलों को उगाना। पाइप के माध्यम से पानी जाता है और पाइप के अंदर ही खास तौर पर जैसे कि आपका खीरा है, ऐसी फसलों को उगाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये कॉन्सेप्ट इन्हें समझ आ जाना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। हाइड्रोपोनिक जो है एक टेक्निक है, तकनीकी है, तो उससे भी आप जो है पानी में जो आपका वो फसल को लगा सकते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि इस टाइप की किस्में, जैसे अभी मानसूनी वर्षा है, कभी ज्यादा बारिश हो रही है, कहीं कम बारिश हो रही है, सूखा जैसी स्थिति, तो इसके लिए जो विभिन्न फसलों के विभिन्न किस्में हमारे संस्थान है या हमारे जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्य संस्थान है उन्होंने डेवलप की है कि मौसम के अनुसार ही फसलें। हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए हाँ जी, हाँ, तो इसीलिए मैं इसी पे चर्चा कर रही थी कि सबसे पहले आपने फसल का चयन करना है कि आपका जैसे आपको मौसम आधारित खेती में, इसीलिए उसको बार बार जोर दे रही हूँ। डॉक्टर साहब, एक शब्द होता है जलवायु स्मार्ट कृषि, हाँ जी, वो हाँ शायद इसी से जुड़ा हुआ है, हाँ उसके जी, बारे हाँ में अगर आप कुछ हाँ जी, जलवायु स्मार्ट कृषि भी यही है कि आपको जलवायु के आधारित जो है अपने कृषि को प्रणाली को अपनाना है। तो इसमें जो है मौसम आधारित खेती का सबसे प्रथम रोल होता है। इसके अलावा दूसरा जो इसमें होता है कि आपको जलवायु परिवर्तन को कम से कम करना है। आपको कृषि में ऐसी अपने कृषि कार्यकलाप करने हैं जिससे जो जलवायु परिवर्तन है उसको कम करने में हमारा योगदान हो। तो जैसे क्या सुझाव हो सकते हैं? तो उसमें जैसे कृषि गैस जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है वो कम से कम होना चाहिए। तो इसके लिए जैसे हम सबसे ज्यादा कहते हैं कि जैविक खाद का प्रयोग करें, गोबर का खाद प्रयोग करें, आपका प्राकृतिक खेती करें, आपका ऑर्गेनिक खेती जो हम बातें करते हैं। इसके अलावा आपका कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें उसमें आती हैं। आप जैसे मल्च है, तो मल्च को भी आप कई बार है कि आप उसको जला देते हैं, उसको जो एज ए मल्च आप प्रयोग कीजिए। मल्चिंग के भी कई फायदे होते हैं। आपका एक तो वो आपका मृदा में ही अपघटित हो जाता है और मृदा को आपका उसमें सप्लीमेंट्री मतलब उसकी उर्वरकता को बढ़ा देता है। यानी लाइन के बीच के अंदर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पुआल लगा देते हैं जो नमी ना उड़े। तो इसके दोनों सीजन में आप कहते हैं, गर्मी में भी इसका फायदा होता है, सर्दी में भी इसका फायदा होता है। सर्दी में इसका ये फायदा होता है कि आपके जो है जो मृदा है उसका तापमान बढ़ जाता है और गर्मियों में जो है वाष्पोत्सर्जन भी कम होगा और जो मृदा का तापमान है वो थोड़ा कम रहेगा, जो वायु का तापमान है उससे कम रहेगा, तो आपकी फसलों को उपयुक्त वातावरण मिल जाता है। इसके अलावा जैसे आप ये मौसम आधारित खेती में कह रही थी, पहले फसल का चयन करना है। तो फसल का अगर जैसे अभी अप्रैल में ही आपका पूरा सीजन का पता चल जाता है कि आने वाले दिनों में मानसूनी वर्षा कैसी होने वाली है, वो उस समय बता देते कि सामान्य होने वाली है या सामान्य से ज्यादा है या सामान्य से कम होने वाली है और इसका आने का समय कब रहेगा भारत में। तो ये आपको जैसे ही पता चल जाता है तो आपको पता है कि भाई इस समय सामान्य से ज्यादा हो रहा है, तो उस टाइप की आपकी फसल का चयन करें। क्योंकि हमारे पास कई फसलें होती है, कई फसलें ऐसी होती है जिनको पानी अच्छा है, जैसे धान है, कई फसलें ऐसी जिनको पानी कम पसंद है, जैसे सब्जी वर्गीय फसलें हैं या हाँ, फिर आपका चना है। नहीं, सरसों तो आपका रबी में लगेगा, सर्दियों में लगेगा, लेकिन अभी जैसे आपकी सब्जी वर्गीय या बाजरा है, अभी मिलेट की काफी बातें पहले से प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा फिर दूसरा होता है प्लानिंग हमारी होती है कि मानसून तो आ गया टाइम पे, लेकिन बीच बीच में आपका अच्छा नहीं आ रहा, ड्राई पीरियड ज्यादा आ रहा है, सूखा पीरियड ज्यादा आ रहा है, तो आपको ऐसी फसलें चयन करनी है कि आपके इलाके में ड्राई पीरियड ज्यादा आ रहा है तो आपको अपनी
उस टाइप की किस्में चयन करनी। आपने फसल तो चयन कर दी, उसका किस्म चयन करना है। किस्में भी होती हैं हाँ जो जी, कम हाँ पानी जी, चाहती हैं। कम पानी मतलब बीच में अगर थोड़ा ड्राई पीरियड भी आ गया ना, सूखा पीरियड आ गया और आपके पास पानी की उपलब्धता नहीं है, तो उसमें सहन शक्ति होती है कि वो उसको भी सहन कर सकती है और अच्छा आपका उपज दे सकती मतलब है। उसके साथ सामंजस्य अच्छे से बिठा हाँ जी, सकती हाँ है जी। कि ज्यादा बारिश हुई तो भी वो चल गया, और हाँ अगर जी। कम बारिश हुई, ज्यादा बारिश के लिए दूसरी वैरायटी आप ले सकते हैं और कम बारिश वाले में आप सिंचित दूसरी क्षेत्रों के लिए वैरायटी जो ले सिफारिश सकते की हुई हैं। किस्में। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो अब देखो बाहर जो हम देख रहे हैं ना कोमल जी। थोड़ा कई बार धूप निकल रही है, कई बार बारिश हो रही है, तो कल शुरू हो चुका है सावन का महीना, बिल्कुल। तो क्यों ना एक सावन का गीत भी इस बीच में सुन लें। बिल्कुल, बादलों की जो अटखेलियां हैं वो चालू हो चुकी हैं पूरे भारत में ही, तो सावन का एक गीत सुनवाया जाए। पड़े सावन की, पड़े सावन की, पड़े सावन की रिमझिम फुहार, निगोड़ा मन को ना डटे। आज चाहो पिया जीते प्यार, निगोड़ा मन को ना डटे। कोन्या डटे, कोन्या डटे, कोन्या डटे, कोन्या डटे, कोन्या डटे, कोन्या डटे। पड़े सावन की रिमझिम फुहार, निगोड़ा मन कोन्या डटे। और कहने लगी, बीर एक लिका के जीना, घूट सबर का हो से पीना। मैं घोड़ी, मैं घोड़ी, मैं घोड़ी, तू मेरा असवार, निगोड़ा मन को ना डटे। सावन का यो मस्त महीना, मेरे समाई कती रहीना। मेरा जो बने, मेरा जो बने, मेरा जो बन का तू ही श्रृंगार, निगोड़ा मन को ना डटे। बाटे देख रे तड़पे जिया, तावल करके आजा पिया। जागी ऐसी, जागी ऐसी, जागी ऐसी अगन भर तार, निगोड़ा मन को ना डटे। बिल्लो बादशाह हर जाए, गैल तेरी आई से ब्याही। पूजा आई, पूजा आई, पूजा आई, मिलन की बहार, निगोड़ा मन को ना डटे। पड़े सावन की रिमझिम फुहार, निगोड़ा मन को ना डटे। पड़े सावन की रिमझिम फुहार, निगोड़ा मन को ना डटे, निगोड़ा मन को ना डटे, निगोड़ा मन को ना डटे, निगोड़ा मन को ना डटे। तो श्रोताओं, अभी आपने सुना ये लोकगीत सावन पर आधारित कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात, और आज हम कार्यक्रम में बातचीत कर रहे हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, जलवायु परिवर्तन और कृषि विषय पर। इस विषय पर हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं विशेषज्ञ डॉक्टर अनंता वशिष्ठ। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं कृषि भौतिकी संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए हैं, आइए पूछ लेते हैं कि उनका क्या प्रश्न है। हेलो जी मैम, नमस्ते। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान की बात में। अपना परिचय दीजिए और अपना सवाल कीजिए। जी मैं गुरुनाथ बोल रहा हूँ।
जी जी मैं मेरा सवाल है, ये जलवायु परिवर्तन जो बहुत सालों से मतलब इसका सुना जा रहा है, तो क्या हम हमारे देश में मतलब इसकी मतलब हम दुनिया का नहीं बोल रहे हैं, हमारे देश के बारे में बोल रहा हूँ, तो इसकी मात्रा मतलब इसकी उपाय क्या किया जा सकते हैं और इसको कम किया जा सकते हैं, और ये जो जलवायु परिवर्तन इसके मुख्य कारण क्या है, मतलब प्रदूषण है क्या है। और मेरा दूसरा सवाल है कि हमारे देश में जो दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व ये चारों जगह पे मतलब समान मतलब एक जैसी बारिश नहीं होती, तो इसका कारण क्या हो सकता है? जी, जैसे कि आपने पहला प्रश्न पूछा कि जलवायु परिवर्तन क्यों होता है, तो इसका तो मुख्य कारण जो है, जो हमारा ग्रीन हाउस गैसें होती है, जिसमें मुख्य रूप से हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, तो ये सारी गैसों का ज्यादा मात्रा में उत्सर्जन होना है। कुछ मात्रा में तो होना चाहिए हमारे वायुमंडल में, है ना। अगर वायुमंडल में ये बिल्कुल ही हम कहेंगे कि जीरो है, तो हमारा जो तापमान का जो नियंत्रण होता है ना, तो वो नहीं हो पाएगा। हमारी धरती रात को बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, माइनस में चली जाएगी, दिन में बहुत ज्यादा हो जाएगी। हाँ, तो वो एक लिमिट तक होना चाहिए, लेकिन अभी हमारी क्या वो लिमिट क्रॉस हो चुकी है, हमारी ज्यादा हो गई है, तो उसकी वजह से जो हमारा जो वातावरण है वो उसका तापमान ज्यादा हो गया है। तो तापमान ज्यादा होने से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो इसको कम करने के लिए हमारे पास कई उपाय हैं। हम अपने कृषि में भी जो क्रियाकलाप है, जो कृषि खेती बाड़ी हम करते हैं, उसमें भी कई तकनीकियां ऐसे हैं जो हम अपना लें, तो हम ये जो गैस का उत्सर्जन हो रहा है, जो अभी मैंने बताई है, कार्बन डाइऑक्साइड है या मीथेन है या नाइट्रस ऑक्साइड है, इनका उत्सर्जन कम से कम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है पिछले 2-3 सप्ताह पहले एक हमने कार्बन पृथक्करण वाला भी बताया है। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हम जो कहते हैं, कार्बन पृथक्करण से भी हम जो वायुमंडल में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कम कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे खेती में क्या क्या उपाय हमको करना है, तो खेती में जैसे हम कहते हैं कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर को अपनाए, संरक्षित खेती अपनाए, हम जीरो टिलेज करें, है ना। जितना कम से कम हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम कर सकते हैं खेती को, वो तकनीकी हम उसमें अपना सकते हैं। तो हमारे पौधों का भोजन है, पौधे ज्यादा लगाएंगे तो वो भी हाँ जी। तो इसको कम करने के लिए हम जो हम ज्यादा से ज्यादा हम पौधे लगा सकते हैं, एफॉरेस्टेशन हम कर सकते हैं, जहाँ हमारा जंगल नहीं रहा है। जैसे अभी हमने कहीं ना कहीं हम ही इसके कारक हैं जलवायु परिवर्तन के, क्योंकि हमने क्या किया कि अपने जंगलों को काट के वहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें बना दिया, हमने इंडस्ट्री बना दिया, औद्योगिकरण हमने कर लिया, उसके बदले हमने पौधे नहीं लगाए। तो हमको अपना ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाना है, जिससे जो है हमारा जो वातावरण का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नेचुरल रूप से जो है पौधे अवशोषित करें। क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया पौधे करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, उसके बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। एक और श्रोता लाइन पर है। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या नाम है, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से। जी राकेश जी। मैं राकेश बोल रहा हूँ, और मेरा एक सवाल है कि हमारे हिमाचल प्रदेश में जलवायु का खतरा रहता है, और हमारे जो सेब के बाग है, तो जो हमारे जो पुराने जो बाग हैं, तो वो जो है जलवायु के कारण वो खराब हो जाते हैं, तो हमें नई वैरायटी लगानी पड़ती है। तो हमें इस तरह से हमें किस तरह का ध्यान रखना चाहिए? नहीं, जानकारी क्या चाहते हैं आप? जी, जैसे कि आपने प्रश्न पूछा है, हाँ जी, आपने ये प्रश्न पूछा है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और आपका जो हिमाचल शिमला में बताया है ना आपने, तो शिमला पे इस पे भी, वहाँ पे भी इसका काफी असर पड़ रहा है, खराब हो जाते हैं। हाँ जी। और आपका जो वो तो हाँ, वहाँ पे तो हम जानते हैं कि भाई शिमला के सेब काफी प्रसिद्ध हैं, तो शिमला के सेब और उसका जो स्वाद है वो भी अच्छा है। लेकिन जैसे अभी जलवायु परिवर्तन से वहाँ का भी थोड़ा तापमान बढ़ रहा है, तो तापमान बढ़ने से जो उसका स्वाद हम कहते हैं ना कि जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा खराब हो रही है। और कई बार क्या हो रहा है, बेमौसमी बारिश हो जाती है या ओलावृष्टि हो जाती है, तो कई टाइप के जो है ये जलवायु परिवर्तन की वजह से जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट है इसमें अधिकता हो रही है, तो इसकी वजह से आपकी फसल में खराब हो जा रही है। तो इसका समाधान यही है, जैसे कि मैं बार बार कह रही कि मौसम आधारित खेती की काफी जरूरत है। तो आपको मौसम की जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो विभिन्न माध्यम है, आपके पास मोबाइल ऐप पे भी आजकल आपको मौसम की जानकारी मिल सकती है। इसके लिए मेघदूत ऐप है, तो और इसके अलावा जैसे आपका ऑल इंडिया रेडियो है, ये भी बार बार मौसम की जानकारी दे रहा है। नावकास्ट होता है, नावकास्ट से भी आपको पता चल सकता है कि आपके एरिया में जो है ओलावृष्टि होने वाली है या हैवी रेनफॉल जो कह रहे हैं, जिससे कि आपकी फसल खराब होने की संभावना बढ़ जाती है, तो वो सब आपको पता चल जाता है, समय रहते हुए पता चल जाता है। तो आप उसमें उपाय कर सकते हैं, जैसे अगर ओला आने का है तो आप उसमें हेलनेट लगा दीजिए, क्योंकि सेब के अगर आपकी
मैच्योर स्टेट में, पकने वाली स्टेज में, तो उसमें आप ये सब समाधान कर सकते हैं। हेल नेट लगा के आपकी फसलों का बचाव कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे अभी आप वहाँ का तापमान बढ़ रहा है तो आपको अब किस्मों का ध्यान रखना है। जो आप पहले पुरानी जो किस्में लगा सकते हैं उस पर, क्योंकि तापमान अगर 2 या 3 डिग्री ज्यादा हो रहा है तो उसकी गुणवत्ता पर इसका असर पड़ेगा। उपज तो पड़ेगा ही, उसका जो स्वाद कहते हैं ना अक्सर हम बोलते हैं कि अब वो वाला स्वाद नहीं रहा, पहले इस चीज का अलग स्वाद हुआ करता था, उसका असर पड़ेगा। तो आपको जो है किस्मों पे ध्यान रखना है, आपको उसके अनुसार जो है किस्में भी का भी चयन करना चाहिए। नई किस्में अभी लगानी अगर आप नया बाग बनाना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब, भविष्य के लिए जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए क्या रणनीति हमारे किसानों को अपनानी चाहिए, किस तरीके से तैयारियां करनी चाहिए, उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? जी, जैसे सबसे पहले तो यही फसलों का चयन, उसके बाद किस्मों का चयन करना है। उसके बाद जो है आपको जागरूकता रखनी है, सबसे ज्यादा अवेयरनेस रखना है, मौसम की जानकारी रखनी है, मौसम पूर्वानुमान पर ध्यान रखना है, मौसम के अनुसार खेती करनी है। जैसे कि अभी आप कह ही रहे ना कि मानसूनी वर्षा, तो मानसूनी वर्षा हमने कहा कि सामान्य होगी या सामान्य से ज्यादा होगी। देखो हो रही है, बारिश उतनी ही हो रही है जितनी जिस इलाके में जो है कि जैसे पहले भी मानसून की फोरकास्ट हुआ है, पूर्वानुमान कि आपका दक्षिण प्रायद्वीप में मानसून सामान्य से ज्यादा होगा। जो हमारा उत्तर भारत वाला इलाका है इसमें सामान्य रहेगा। बारिश अगर आप देखेंगे जून से लेकर 30 सितंबर में टोटल बारिश उतना ही हुआ, लेकिन उसका वितरण वैसा नहीं हुआ, एक साथ बारिश हो गई। हाँ जी। तो इसका आपको प्रबंधन का ध्यान रखना है, मौसम आधारित खेती करनी है, मौसम के अनुसार उसमें प्रबंधन करना है। जहां ज्यादा बारिश हो जाती है उसमें आपको जल निकासी रखनी है। और फसलों के अनुसार, जैसे धान है तो धान में तो आपको ज्यादा बारिश अच्छी है जी, क्योंकि अगर अच्छी बारिश होती है, ज्यादा बारिश अगर आप देते हैं तो उसकी जो गुणवत्ता होती है ना फसल की, वो अच्छी होती है। लेकिन अगर आपकी दूसरी फसलें लगी हैं, दलहनी फसलें लगी हुई हैं, या भी जैसे मक्का भी आपका रहता है, या तिलहनी फसलें या सब्जी वर्गीय फसलें, तो ये पानी के प्रति काफी संवेदनशील होती है। अगर ज्यादा देर तक पानी वहाँ ठहर गया तो उनकी जड़ें खराब हो जाएगी, आपकी फसल को नुकसान हो जाएगा। और जो अभी वाटर लॉगिंग जैसी समस्या आ रही है तो इसमें विशेषकर इन फसलों में आपको ध्यान रखना है। जब आप सोइंग कर भी रहे ना तो आपको रिज बेड, थोड़ा सा ऊंची क्यारियां बना दें, उसमें आप सोइंग करें आपकी, जड़ों के पास ज्यादा पानी जड़ों के पास ज्यादा पानी न रखे। ज्यादा पानी अगर रुक भी जाता है तो आप वाटर निकासी का प्रबंधन करें। आप विस्तार से बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन हमारी समय की बंदिश है, समय समाप्त होने को जा रहा है। आपने इतने सहज भाव से विस्तृत रूप से हमारे श्रोताओं को जानकारी दी, इसके लिए डॉक्टर अनंता वशिष्ठ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोमल, अब घड़ी की सुइयों से इशारा मिल गया है कि अपने दोस्तों से हम इजाजत लें, तो सभी श्रोताओं को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शिवनंदन लाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।